हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की जो सेकंड स्टेज है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। इसी की मेथोडोलॉजी लेके आया हूँ कि कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर डीएफसी का जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का पेपर वन तो हो चुका है, स्टेज वन तो हो चुका है और अब थोड़े ही दिन में उसका रिजल्ट आने वाला है। तो अब हमें बताइए कि जो सेकंड स्टेज है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैंने कुछ इसमें थोड़े से टॉपिक उठाए हैं कि क्या-क्या टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरे हिसाब से पेपर का लेवल कैसा रहेगा, किन टॉपिक्स पे आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए और दूसरी चीज़ जो है कि हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस को हमें पिकअप करना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे आज के इस डिटेल्ड वीडियो में। तो आप अंत तक इसको देखिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो में से आपके बहुत सारी चीज़ें जो है वो डाउट भी क्लियर हो जाए और कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लग जाए जो आपको अभी तक नॉलेज में नहीं थी। आपको लग रहा था कि मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि इस जो पेपर का जो लेवल है, वो पूरा टोटली ही आपका बीकॉम बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीकॉम माँगी गई है। तो अगर मैं बीकॉम बेस्ड ना बोलकर इसको अगर मैं ये कहूँ कि सीए या सीएमए का जो इंटर लेवल का जो सिलेबस है, वो पूरा इसमें पूछा जाने वाला है। तो चलिए एक-एक को डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की, कि हमारा जो ये एग्ज़ाम है, ये कैसे रहेगा? किस तरीके से क्वेश्चन्स आएँगे? तो सबसे पहले तो टोटल इसमें 120 क्वेश्चन्स होंगे, 120 क्वेश्चन्स इसमें पूछे जाएँगे और एक ही क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 120 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर होगा। 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, ठीक है? इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 आपके मार्क्स से डिडक्ट हो जाएँगे। क्लियर हो गया? पेपर पैटर्न की अगर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न जो सेकंड स्टेज का है वो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें 24 जो क्वेश्चंस हैं वो तो रहेंगे हमारे जनरल पेपर की, यानी जिसमें हमारी जीके पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और मैथ पूछी जाएगी, मेंटल एबिलिटी जिसको कह सकते हैं जनरल पेपर। और 96 जो क्वेश्चंस है वो रहेगा आपका प्रोफेशनल, यानी आपका कॉमर्स बेस्ड रहेगा। जो हमारी कॉमर्स की जो सब्जेक्ट है उसी के बेसिस पे 96 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि 20% पेपर जो है वो आपका रहेगा जनरल पेपर का और 80% जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका प्रोफेशनल का। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं इसके बाद। अब बात करते हैं कि जो जनरल पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें? क्योंकि ये 24 मार्क्स जो है वो गेम चेंजर है। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते और जिस भी बच्चे ने आज तक जो भी कॉमर्स का जो पेपर दे रहा है, उसमें अगर उसने जनरल पेपर को अगर अवॉइड किया है, तो उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल में तो सभी होशियार हैं, सबको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। लेकिन जनरल पेपर में बहुत ही कम बच्चों की कमांड होती है और बहुत कम लोगों को पता होता है कि मुझे क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने 6 टू 7 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, 7 एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं। तो उसी के बेसिस पे पहली बात तो ये जो आपकी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रही है, उस एजेंसी के पेपर पैटर्न मैंने कई दिए हैं। उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ ड्राफ्ट किए हैं, कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपके जो आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़नी है वो ओल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो ओल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं? यानी जो एसएससी सीजीएल के जो प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओल्ड हिस्ट्री के, राजा महाराजाओं वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हो गया, प्रधानमंत्री के बारे में हो गया, लोकसभा के बारे में हो गया, राज्यसभा के बारे में हो गया, ये जो पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो जो एसएससी सीजीएल के जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैक्सिमम उनका रिवाइज करना है। और अगर
करंट अफेयर्स की बात करूँ तो आपको पिछले 4 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है। जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आए, तो ये मान के चलना है कि आपको पिछले 4 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है और मोटा-मोटा जब ये एग्ज़ाम अगर मुझे लगता है कि ये दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में तो आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपको पेपर आपको तैयारी करनी है करंट अफेयर्स के लिए। और ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो एसएससी के पेपर मिल जाए, अगर आप कहीं से भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो एसएससी के जो पेपर है, उनके क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप बिलीव आप बिलीव करेंगे कि आपको इतने क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएँगे कि आपको कहेंगे सर लगभग 24 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस तो हमको वहीं से मिल गए हैं। चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो मैथ के हों, ठीक है? अब बात करता हूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने 7 टॉपिक दिए हैं ये इम्पोर्टेंट 7 टॉपिक दिए हैं। आपको इन 7 टॉपिक को ही तैयार करना है। 7 के अलावा मेरा ये मानना है, ये मेरा ओपिनियन है कि 7 के अलावा आपको 8वाँ टॉपिक भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 टॉपिक कौन-कौन से? आप बस इनके क्वेश्चन्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनके एसएससी के जो क्वेश्चन्स हैं, जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। मेंस की नहीं, सिर्फ़ प्री लेवल के बेसिक क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको तैयार नहीं करने हैं। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, आपका पेपर का लेवल बहुत ईज़ी रहेगा। यकीन मानिए, आपको खुद को लगेगा कि वाक़ई में इतने ईज़ी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है? तो ब्लड रिलेशनशिप पहला टॉपिक जिसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये आदमी इतने मीटर चला, 10 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, इस तरीके से फिर ट्रायंगल बनता है उस तरीके से। एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग और ऑर्डर रैंकिंग जिसमें वो छोटा है, बड़ा है, हायर है, वेट में ज़्यादा है, कम है, इस तरीके से ऑर्डर रैंकिंग जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो ये 7 टॉपिक्स से जो दिए हैं वो एसएससी के आपको कंप्लीट ये प्रिपेयर करना है एसएससी प्री के पेपर से। एसएससी सीजीएल का जो प्री का जो पेपर होता है उससे आपको प्रैक्टिस करनी है टोटली। आपको बस वही पैटर्न फॉलो करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना है। क्लियर हो गया? ये रीजनिंग का था। अब आता है मैथ की बात करें तो कि मैथ में क्या टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। मैथ में मैंने 6 टॉपिक तैयार किए हैं जो आपको मोर देन सफिशिएंट है क्योंकि आपको पता है 24 नंबर है और 24 नंबर में 3 चीज़ें पूछेगा, जीके, मैथ और रीजनिंग। ठीक है? इंग्लिश इसमें नहीं आएगी। ठीक है? तो 8-8 क्वेश्चंस का भी अगर ऑन एन एवरेज लेके चलें तो एक-एक क्वेश्चंस आएंगे टॉपिक से। तो मैथ में अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 6 हैं, वो आप तैयार कर लेना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस, डिस्काउंट के बेसिक क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो ट्रेन से रिलेटेड होते हैं और पार्टनरशिप के रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको तैयार करने हैं। और इसके लिए भी मैं कहूँगा कि आपको एसएससी के जो बेस्ड जो प्री के जो क्वेश्चंस हैं, प्री लेवल के, वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। और मैथ हो और रीजनिंग में आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस के साथ में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कैसे सोल्व हो रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला कैसे लग रहा है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, टाइम कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, स्पीड कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में शॉर्टकट तरीका ध्यान में रखना है आपको कि कैसे निकालें। बड़ी-बड़ी लंबी कैलकुलेशंस आपको कंप्यूटेशंस नहीं करनी है। डिस्काउंट के भी बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और अगर आप राकेश यादव सर को अगर वीडियो देखते हैं, तो आप उनकी ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं मैथ के 6 टॉपिक, वो राकेश यादव सर जो है उनकी क्लासेज के जो वीडियोज़ आप देखोगे, तो आपको बहुत ईज़ी वे में या बैंकर्स पॉइंट जो है अगर आप उनके वीडियो देखते हैं, तो आपको बहुत सिंपल वे में ये टॉपिक्स बताए हुए हैं यूट्यूब पे। आपकी पसंद का अगर कोई और टीचर है जिससे आप पढ़ते हो, उससे भी आप ये चीज़ें समझ सकते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ोकस करना है वो कॉन्सेप्ट पे करना है, कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो मुझे कैसे सोल्व करना है। दूसरी चीज़ मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस तैयार नहीं करने हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार करने हैं। आपको बैंक का पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। बैंक के लेवल में और आपके एग्ज़ाम के लेवल में रात-दिन का फ़र्क है।
इसलिए ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैं आपको बता दूँ, जो पोर्टल है तेजस कॉमर्स क्लासेस, उसमें डीएफसी एग्जीक्यूटिव का पिछले जो अटेम्प्ट में जो पेपर हुआ था, उस टाइम पे तो ये प्री और मेन का फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज नहीं था, उस टाइम पे एक ही स्टेज था। तो वहाँ वो जो पेपर हुआ था, उस पेपर वो डला हुआ है। आप जो डीएफसी का एग्जीक्यूटिव का जो कोर्स बना हुआ है, उसमें वो पेपर डला हुआ है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको पूरा पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और उसी लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न के आधार पर ही मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा, प्रोफेशनल पेपर। ये तो बात हुई जनरल पेपर की। अब प्रोफेशनल पेपर की अगर बात करते हैं, तो प्रोफेशनल पेपर में बहुत सारी सब्जेक्ट दे दी है इसने। तो कौन-कौन से सब्जेक्ट दिए? सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो हमारा जो नोटिफ़िकेशन था, रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन था, उसमें इन्होंने टॉपिक की बजाय सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स एंड लॉ, कस्टम, जीएसटी, कॉर्पोरेट लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एफएम, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह 2-4 छोटे टॉपिक्स और डाल दिए हैं। ठीक है? वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पहले के 6 टॉपिक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाकी तो छोटे-मोटे टॉपिक आप बेसिक से भी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आप उससे कर दोगे। इसमें सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या पढ़ें? तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बेटा आपको सिर्फ 8 ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आप अपनी जो बेसिक नॉलेज जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ी है, उसके ऊपर अपने आप को डिपेंड कर दीजिए कि भई जो जर्नल एंट्री है, फाइनल अकाउंट्स है, ये जो छोटे-मोटे जो टॉपिक्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11 से लेकर आप जो भी क्लास में हो, आज का आपका स्टैंडर्ड जो भी हो। तो मोर जो फोकस करना है, अगर आपको कोई रिवीजन करना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, वो करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले पार्ट पे। मैं ये कहूँ कि यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी जो हमारा 11th-12th का एकेडमिक पोर्शन जो होता है, और ये जो पार्ट है, ये बेसिकली है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये हमारे बीकॉम लेवल में आती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, जो हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दी हुई है आपने 11th क्लास में या सीपीटी में, या फिर आपने बेसिक जो आपके एकेडमिक जो जो भी आपका लेवल है, चाहे सीएस का है चाहे सीएमए का है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, एक्रूअल कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरीके से जो 10-11 जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कन्वेंशंस जो हमारी कन्वेंशंस दी हुई है, डिस्क्लोजर वाली करना है, वो फुल डिस्क्लोजर वाली है, कंजर्वेटिव में कन्वेंशन है, ठीक है? जो कन्वेंशन दी गई है उसमें, वो आपको कन्वेंशंस अकाउंटिंग की वो पढ़नी है। इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। डेप्रिसिएशंस के मेथड्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, उसकी थ्योरी, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसमें एक नंबर ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड और एक डब्ल्यूडीबी मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो असेट की डब्ल्यूडीबी बचती है, और फिर उसको जब हम सेल करते हैं, तो सेल करने से जो प्रॉफिट या लॉस की जो कैलकुलेशन होती है, उस तरीके के क्वेश्चंस की भी आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने 5 साल पहले कोई 1 लाख रुपए की असेट खरीदी, 10% से मेरा डब्ल्यूडीबी मेथड से डेप्रिसिएशन लगता है, और 3.5 साल यूज करने के बाद मैंने उस असेट को 30,000 रुपए में बेच दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। नंबर्स ऑफ ईयर डिजिट मेथड में आपको पता है अपन रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं लाइफ के हिसाब से, वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा कौन सा मेथड कौन सी असेट के लिए यूजफुल होता है, वो भी आपसे ये पूछ सकता है डेप्रिसिएशन में। तो ये बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। नेक्स्ट चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से थ्योरेटिकली तैयार करना है। इसके अलावा आपको बिल डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है।
एंडोर्समेंट की अगर अगर मैं बिल को एंडोर्स करता हूँ और एंडोर्स करने के बाद में जो बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक्स में, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा ड्यू डेट की बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो ड्यू डेट निकालते हैं उसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है ग्रेस पीरियड जोड़ करके, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आपको थ्योरेटिकली क्लियरिटी होनी चाहिए कि कितनी पार्टीज होती है, प्रोमिजरी नोट में कितनी पार्टीज होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने तरह के होते हैं। ये सब चीजें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद आता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपको एक तो सबसे बड़ा रेशियो का क्वेश्चन, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो, ये तीनों रेशियो कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से सोल्व होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसका नेचर कौन से अकाउंट का होता है। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा आपको जो डिसोल्यूशन के टाइम पे गार्नर वर्सेस मर्रे नियम जो लगता है वो गार्नर वर्सेस मर्रे नियम आपको कैसे उसमें अप्लाई करना है, कब हुआ था गार्नर वर्सेस मर्रे जो रूल जो कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो कौन से ईयर का था। एक बार तो क्वेश्चन ये गार्नर वर्सेस मर्रे रूल का कौन से ईयर में डिसीजन आया था वो ईयर भी पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है। इसके अलावा आपको एक मिनट स्लाइड, पार्टनरशिप में बस मोटा मोटा आपको ये देखना है। इसके अलावा अब आता है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में मैंने डिफाइन कर दिया कि आपको तीन बेसिकली चैप्टर्स को ध्यान में रखना है, इश्यू एंड फॉरफीचर। जो शेयर्स का इश्यू होता है उसमें टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं, जो ऑथोराइज जो कैपिटल के जो टाइप्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं। इसमें आपको थ्योरेटिकली जो कंपनी लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ध्यान में रखने हैं कि शेयर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, या प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स किसको बोलते हैं। इसके अलावा इक्विटी शेयर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपको कंपनीज की जो टाइप है कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, और इम्पोर्टेंट है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जो टर्नओवर में जो अभी लेटेस्ट चेंजेज हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में क्या चेंजेज हुआ है। एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा शेयर फॉरफीचर की एंट्री पूछ सकता है कि जो शेयर फॉरफीचर में जो अपन शेयर कैपिटल को जो डेबिट करते हैं वो कितने अमाउंट से डेबिट होगा। आपको कोई पर्टिकुलर केस दे देगा और फिर कहेगा जैसे आपको पता है कॉल्ड अप अमाउंट से अपन डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल को, तो कॉल्ड अप अमाउंट का ध्यान में रखते हुए आपको एक क्वेश्चन देगा और उसका अमाउंट आपको निकालना है। शेड्यूल थर्ड जो कंपनीज एक्ट का जो दिया हुआ है बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है। हेडिंग्स कौन सी हेडिंग करंट लायबिलिटी में क्या रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या रहा है, नॉन करंट असेट्स में क्या चीज आती है, करंट असेट्स में क्या चीज आती है। तो शेड्यूल थर्ड जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस में आपको कैपिटल रिडक्शन जो अकाउंट की जो प्रोविजनिंग है कि कैपिटल रिडक्शन कब कब आता है, कैपिटल रिडक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको अमालगमेशन, अमालगमेशन जो है, अमालगमेशन, मर्जर और डीमर्जर, ये आपको बहुत ध्यान से इनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि अमालगमेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें जस्ट ध्यान में रखना है, एक मिनट, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन किस तरह का होता है। लिक्विडेशन के आपको फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, लिस्ट सी क्या होती है, लिस्ट बी क्या होती है, लिस्ट ई क्या होती है। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन आपको अच्छे से तैयार करनी है लिक्विडेशन में कि प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन कौन आता है, और लिक्विडेटर स्टेटमेंट में किसको प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद में किसका पेमेंट अपन को करना होता है। बस ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद में आता है इनकम टैक्स, कस्टम एंड जीएसटी। अगर मैं सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करूं तो आपको सैलरी और बीएनपी हेड ये दोनों बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। सैलरी और बीएनपी हेड के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही अच्छे से तैयार आपको करने हैं। इसके अलावा डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम में से जो डिडक्शंस हैं 80C से 80U। मैं अगर सैलरी हेड में भी थोड़ा अगर डीप में जाऊं तो सैलरी हेड में आपको सबसे ज्यादा अलाउंसेज की लिमिट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना होता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शंस क्या होता है, उसकी छूट का जो स्टेप्स होती है वो क्या होती है, परक्यूसिट्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन किसको कहते हैं, परक्यूसिट्स जो टैक्सेबल होती है उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी वाली परक्यूसिट्स आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है इसकी। इसके अलावा कार फैसिलिटी जो है, मोटर कार फैसिलिटी पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज वाला आपको ध्यान से पढ़ना है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 आपको ध्यान में रखना है इनकम टैक्स के सैलरी हेड में, ठीक है। इसके अलावा बीएनपी हेड में आपको डिडक्शंस जो मिलती है, छूट जो मिलती है, वो सेक्शन 30 से लेकर 36 जो डिडक्शंस हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सेक्शन 30 से लेकर 36 तक की डिडक्शंस क्या क्या है। 44 AB और जो प्रेजम्पटिव इनकम के जो सेक्शन हैं 44 AB, 44 AA, 44 ABA, ये जो सेक्शंस हैं प्रेजम्पटिव इनकम वाले, उनकी लिमिट्स, ऑडिट की लिमिट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लिमिट, ये आपको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, याद में रखना है इनकी मॉनेटरी लिमिट्स क्या है, टैक्सेबल की जो प्रेजम्पटिव की जो इनकम कंप्यूट करने की लिमिट कितनी है और उसके लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई की बात करें तो 80C सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। इसके अलावा 80 जो डी है मेडिकल वाले भी आपकी इंपॉर्टेंट है, 80G डोनेशन वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लेटेस्ट डिडक्शंस आई है 80EE, 80E इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग एजुकेशन लोन, ठीक है। इसके अलावा जो हाउसिंग लोन से रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। 80GGB जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो डोनेशंस होते हैं 80GGB और 80GGC ये आपको ध्यान में रखना है। और हैंडीकैप्ड के लिए जो डिसेबल पर्सन के लिए 80U की जो डिडक्शंस मिलती है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मॉनेटरी लिमिट्स और एप्लीकेबिलिटी। एडवांस टैक्स की बात करें तो एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी कब आती है, क्या क्राइटेरिया होता है कि एडवांस टैक्स लगेगा, उसकी इंस्टॉलमेंट्स क्या क्या होती है, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए क्या होती है, वो आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर इनकम टैक्स में बात करें तो टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस के आपके 192 से ही जो सेक्शन चालू है, सैलरी की जो कैसे टीडीएस डिडक्ट होता है, 194C में क्या होता है, क्लबिंग का क्या होता है, तो सेक्शन का नाम और उनकी रेट्स कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट दोनों सीसी के लिए, 194J किसके लिए होता है, ठीक है। नए जो सेक्शंस आए हैं 0.5% वाला जो सेक्शन है, 50 लाख से ज़्यादा की गुड्स अगर आप परचेज करते हो तो 0.5% आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, 194M, ठीक है। तो ये जो टीडीएस के जो लेटेस्ट वाले सेक्शन है और जो फेमस जो सेक्शंस है जैसे कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, प्रोफेशनल फीस का हो गया, कमीशन का हो गया, 194H हो गया, ठीक है। ये सेक्शंस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। रिटर्न्स ऑफ इनकम में आपको 3-4 रिटर्न के सेक्शन और उनकी लिमिट्स ध्यान में रखने हैं कि कब वो भरी जाती है। जैसे 139 हो गया, फिर उसके बाद में आता है बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, ठीक है। तो ये बिलेटेड रिटर्न कब फाइल होती है, रिवाइज रिटर्न कब फाइल होती है, ओरिजिनल रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या होती है, ड्यू डेट्स में अभी लास्ट ईयर ही बहुत कुछ चेंजेस किया है, ठीक है। तो टैक्सेबल जो ऑडिटेड जो एसएससी होती है उनके लिए क्या ड्यू डेट होती है, नॉन ऑडिटेड पर्सन के लिए क्या ड्यू डेट होती है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि फाइनेंस एक्ट 2023 में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अभी फाइनेंस एक्ट 2023 में जो चेंजेस आए हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। स्लैब क्या आई है, नया कुछ लिमिट अगर घटाई है बढ़ाई है तो उसके क्या किया है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो और उसकी हिस्ट्री, कब कमेटी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजन आया था, जीएसटी काउंसिल का क्या था, जीएसटी काउंसिल की कोरम कितनी होती है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसका आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। जीएसटी के लिए कमेटी कब बनी थी, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, तो
बेसिक हिस्ट्री आपको जीएसटी की पढ़नी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई एंड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके प्रोविजंस, ई इनवॉइस की लिमिट क्या है, अभी 1 अक्टूबर से लिमिट जो चेंज हुई है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। रिटर्न्स, रिटर्न्स आपको फॉर रिटर्न्स के नंबर्स पता होने चाहिए कि जीएसटीआर 1 किसके लिए होता है, जीएसटीआर 2 किसका होता है, 7 किसका होता है, जीएसटीआर 3 भी किसका होता है, ठीक है। जो क्या नाम से कंपोजिशन में जो आते हैं उनकी कब ड्यू डेट होती है, कौन सी रिटर्न वो भरते हैं, फाइनल रिटर्न क्या होती है, अमेंडमेंट अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसके लिए क्या होती है, ठीक है। लेटेस्ट अमेंडमेंट आपको फाइनेंस एक्ट 2023 के पढ़ने हैं कि 2023 में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आए हैं वो जीएसटी से क्या रिलेटेड आए हैं। कस्टम का मैंने नहीं लिखा, लेकिन कस्टम का आपको इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि कस्टम में क्या क्या चीज़ें लगती है, कस्टम्स में क्या क्राइटेरिया होता है, और उसका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आप पढ़ लेना बेसिकली। तो अगर आप ज़्यादा और अगर और पढ़ना चाहें तो बैगेज वाला जो चैप्टर है क्लबिंग इसका कस्टम में, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी ये कंप्यूटेशन का क्वेश्चन कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि एफओबी वैल्यू में अपन क्या क्या कैलकुलेट करके उसकी सीआईएफ वैल्यू निकालते हैं, सीआईएफ वैल्यू के बाद असेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बस कस्टम में आपको एक कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन जरूर देखना है। इसके बाद आता है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको जो पढ़ाई करनी है बेसिकली 6 चैप्टर आपको ध्यान में रखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे हो गया आपका मैं अगर बात करूँ तो जो लोन्स है, डेप्ट है, तो डेप्ट किन किन तरीकों से लिया जा सकता है, कौन चीपेस्ट सोर्स होता है, कौन सा जो महंगा होता है, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग जो होती है वो कैसे करते हैं, ठीक है। वह ये क्या बोलते हैं इसको शेयर्स के माध्यम से जो अपन पैसा उठाते हैं वो किस तरीके से उठाते हैं, कौन कौन से उसके सोर्सेज हैं, वो आपको बेसिकली मेरे नोट्स में मैंने दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल की थ्योरी और जो उसका जो पहला मेथड है, जो अपन अकाउंटिंग साइकिल पीरियड जो निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो पीरियड निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कैपिटल बस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ पर आपका पेबैक पीरियड, आईआरआर मेथड, एनपीवी मेथड कौन सा बेटर है, पेबैक पीरियड की कैसे कैलकुलेशंस होती है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर कर लेना, और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है कैपिटल बस्टिंग। लिवरेज का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकता है कि फाइनेंशियल लिवरेज आपको डेटा दे दे ईबीआईटी वगैरह, और आपको उससे कह दे कि फाइनेंशियल लिवरेज निकालिए या ऑपरेटिंग लिवरेज निकालिए, या इसकी थ्योरी भी आ सकती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर आएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा आपसे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी पूछ सकता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी पूछ सकता है, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी पूछ सकता है। तो एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। कैश फ्लो और फंड फ्लो में आपको कोई ट्रांजैक्शन देंगे और आपको पूछेंगे कि कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंशियल में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के डिफरेंस को जरूर देख के जाना, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है, किसको क्या फॉलो करना चाहिए। इस तरीके से कैश फ्लो और फंड फ्लो का डिफरेंस वाला जरूर देख के जाना। ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। पहला तो एक तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, दूसरा टाइप्स ऑफ ऑडिट का जो चैप्टर दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है कि ऑडिट कितनी तरह की होती है, स्टेचुरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट वगैरह। कंपनी ऑडिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कितने डेज में होता है, रेम्यूनरेशन कौन से सेक्शन में होता है, तो उसका सेक्शन भी, और वहाँ पर जो डेज की जो लिमिट दी हुई है कंपनी ऑडिट में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंटमेंट होता है, रिमूवल में क्या होता है, ठीक है। और उनके रिटर्न के नंबर ADT 1, ADT 2, ADT 3, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे ऐसे के नंबर और उनकी हेडिंग, आपको जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो होते हैं उसके कंप्लीट आपको नंबर पता होने चाहिए। ये ऐसे 200 किसका है, ऐसे 700 किसका है, ऐसे 510 किसका होता है, ऐसे 370 किसका होता है, ऐसे 520 किसका होता है, ठीक है। तो उनके नंबर और हेडिंग ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली आपको 6 चैप्टर है, उसके टॉपिक भी मैंने बता दिए हैं कि कॉस्टिंग में आपको मटेरियल जो चैप्टर है उसमें आपको एक तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल
और एवरेज स्टॉक लेवल का क्वेश्चन तैयार करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चंस तैयार करना है प्रैक्टिकल कि ईओक्यू कैसे निकालते हैं। लीफो फीफो वेटेड एवरेज की एप्लीकेबिलिटी कब कौन सा लगता है, कौन सा किस में यूजफुल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेबर का जो चैप्टर है उसमें दो टॉपिक आपको पढ़ना है, एक तो लेबर टर्नओवर की कैलकुलेशन, जो लेबर टर्नओवर निकालते हैं अपन, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट। हाल से रोवन इमर्सन के एफिशिएंसी प्लान के जो बोनस के जो प्लान होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हाल से प्लान में 50% ऑफ टाइम सेविंग का बोनस देते हैं, रोवन में प्रोपोर्शनेट देते हैं अपन, इमर्सन्स में एफिशिएंसी के हिसाब से देते हैं। तो उनका बोनस कैलकुलेट करने का आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो प्रॉफिट कैलकुलेशन की जो कंप्यूटेशंस होती है वो आपको पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो ट्रांसफर टू पी&एल के जो अपन क्वेश्चन निकालते थे, वर्क सर्टिफाइड अपन टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर 25% से नीचे अगर एलओसी है, लेवल ऑफ कंप्लीशन है, तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। 25% से 50% के बीच में है तो 1/3 होगा, ठीक है। 50% से 90% से कम है तो 2/3 होगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई वर्क सर्टिफाइड अपॉन टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो फॉर्मूला वाले जो क्वेश्चंस थे वो उनकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपको दो वेरिएंस के फॉर्मूला याद रखने हैं और उनकी एप्लीकेबिलिटी की किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। एक तो मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस और एक एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से तैयार रखने हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो ये चार टॉपिक हैं, पीवी रेशियो की कैलकुलेशन, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डिजायर्ड सेल्स। ये चार टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। आप पेपर का पैटर्न देखोगे तो बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ वहीं से ही आपको सारा पेपर क्वेश्चंस मिलेगा। आगे जो छोटे मोटे जो टॉपिक दिए हुए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हेनरी फेवल के जो प्रिंसिपल्स है वो आप देख लीजिएगा, जो 12th क्लास की बुक्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कुछ नहीं है, थ्योरेटिकली है बेसिकली, जो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आप अपना 90% जो फोकस है, ये जो मैंने 5 टॉपिक बताए हैं, ये आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट इसकी प्रिपरेशन की जाए तो तेजस कॉमर्स क्लासेज, तेजस कॉमर्स क्लासेस का आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपको स्टोर में जाना है और स्टोर में डीएफसीसी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का जो कोर्स बना हुआ है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का जो कोर्स बना हुआ है उसमें सारा मटेरियल अपडेटेड, और जो टीम है उसने जो अपडेटेड मटेरियल तैयार किया हुआ है वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंगली, पैटर्न के अकॉर्डिंगली तैयार किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरे कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस जो पीएसयू के जो पेपर्स है वो आपको मिल जाएंगे, तो आपको पूरा असेसमेंट हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इसमें, जिसमें आपको अपनी खुद का असेसमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपको 50 प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, ताकि आपको भेल का, गेल का, ओएनजीसी का, इनका पेपर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको समराइज नोट्स मिलेंगे, तो आप इनकी पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं तो कह सकता कि 100% चीज़ें कवर्ड हैं, बिल्कुल मैंने पूरी कोशिश की टीम ने, लेकिन ये मान के चलना कि बहुत कोई रेयर ऐसा एग्ज़ाम हुआ होगा जिसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चंस गया है। इतने सारे पेपर्स हैं, आपको खुद को पता चलेगा, और आपकी एग्जाम का जो आज का जो प्रिपरेशन लेवल है उसमें आपको खुद को एडवांस करेगा ये कोर्स। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, टाइम होगा तो मेरे पास में मैं टाइम निकाल कर आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व जरूर करूँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं वहाँ पे आप सपोर्ट सिस्टम से कॉन्टैक्ट करके भी आपको कोई डाउट है तो उससे भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।